Hello everyone, how are you all? Today we will revise chapter 7 outcomes of a democracy. इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा जो डेमोक्रेसी है उसके आउटकम्स क्या है, मीन्स उसके रिजल्ट क्या है। जो डेमोक्रेसी है वो बेटर क्यों है एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक मिलिट्री से, डिक्टेटरशिप से। ठीक है, इस चैप्टर में बेटा हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, अब तक हमने किस तरीके से बेटर परफॉर्म करती है ये हमने इसमें देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं जो ये गवर्नमेंट होती है इसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, लेजिटिमेट है या नहीं है। ध्यान से देखो, अकाउंटेबिलिटी मीन्स ये कितनी रिस्पॉन्सिबल है, भी कहाँ तक जितने भी पीपल की रिक्वायरमेंट हैं, नीड्स हैं, उनको ये फुलफिल करती है। रिस्पॉन्सिव मीन्स भी यही होता है। लेजिटिमेट्स होता है जिसको हम जज कर सकते हैं भी क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी जो है एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी भी निभाती है, रिस्पॉन्सिबल भी होती है ये, और लेजिटिमेट भी हमारे सामने ये होती है। अब यहाँ पे देखो, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि किस तरीके से, ध्यान से देखना, व्हेन पॉसिबल एंड नेसेसरी सिटीजन, देखो व्हेन एवर पॉसिबल एंड नेसेसरी citizens should be able to participate in democracy and that you can say that democracy is accountability। अगर आप ये देखते हैं कि लोगों को डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करवाया जा रहा है, उनकी जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करवाया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं इसकी अकाउंटेबिलिटी 100% है। अब रिस्पॉन्सिव भी है, हम ये कह सकते हैं। कई बार हमारे सामने ये सवाल उठता है कि क्या ये डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो एफिशिएंट है। कुछ लोगों को लगता है कि लेस एफिशिएंट है या एफिशिएंसी इसकी जो है वो लेस है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वहाँ पे जो एफिशिएंसी होती है, वहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है उनकी फास्ट होती है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो डिसीजन लिया जाता है वो धीरे धीरे स्लो तरीके से लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर के थ्रू कुछ नॉर्म्स होते हैं उनको फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक में क्या होता है बेटा, कोई प्रोसीजर नहीं होता, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, उनको ना कोई पब्लिक ओपिनियन की कोई वैल्यू होती है। इसलिए नॉन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उनके डिसीजन जो है काफ़ी क्विक होते हैं, एफिशिएंट होते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर हाँ मैं ये एग्री करती हूँ कि चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं लेकिन बेनिफिशियल होती हैं। लोग इनके डिसीजन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अगर कोई भी डेमोक्रेसी के अंदर अपनी चीज़ों को चेक करना चाहता है कि जो भी डिसीजन मेकिंग हुई है उसके अंदर कौन सा प्रोसीजर या कौन से जो नॉर्म्स फॉलो किए गए हैं, ये भी हम आसानी से चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो डेमोक्रेसी है हमारे लिए सूटेबल है। अब देखो बेटा, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कहते हैं कि हमारे लिए क्या है, डेमोक्रेसी सूटेबल है। जैसे आप बांग्लादेश की बात कर सकते हो। इंडिया में भी देखो 70% लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी को प्रेफर करते हैं। इवन पाकिस्तान में ओनली 37 एग्री करते हैं। बाकी कंट्रीज़ के अंदर डेमोक्रेसी जो है ज़्यादा लोग उसको फॉलो करना चाहते हैं। अब कहीं ना कहीं हमारे सामने एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, जो डेमोक्रेसी है हमारी, डेमोक्रेसी की वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और डेवलपमेंट है उस पर क्या इफ़ेक्ट आता है, या जहाँ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उनके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी होती है। यहाँ पर ये एक्सेप्ट किया गया है कब से बेटा, 1950 से 2000 तक की, जहाँ पे नॉन डेमोक्रेसी कंट्रीज़ हैं वहाँ की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो फास्टर है दैन डेमोक्रेटिक कंट्री। उसके पीछे काफ़ी रीज़न होते हैं। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है उसके काफ़ी फैक्टर होते हैं, जैसे पॉपुलेशन साइज़ हो सकता है किसी कंट्री का, ग्लोबल सिचुएशन हो सकती है, उसके अनदर कंट्रीज़ के साथ क्या रिलेशन है। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है काफ़ी बढ़ाती हैं। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि अगर डेमोक्रेसी के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है तो हम ये नहीं कह सकते कि जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वो ज़्यादा बेटर तरीके से वर्क करती हैं। तो आप ये देख सकते हो, जो इकोनॉमिक वाले वो सेक्शन दिखाया गया है यहाँ पे, और जो थोड़े से मिडिल वाले हैं उनका ये सेक्शन दिखाया गया, और पूर्व वाले क्या सेक्शन ये नीचे वाला है। अब क्वेश्चन हमारे सामने आता है बेटा, जो हमारी डेमोक्रेसी है क्या वो रिड्यूस करती है इनइक्वालिटी को एंड पॉवर्टी को। काफ़ी हद तक हम ये कह सकते हैं, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी ऐसा
करती है, लेकिन 100% वो ऐसा नहीं कर पाती। लेट्स सी, perhaps more than development, it is reasonable to accept democracies to reduce economic disparities। वो कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डिस्पैरिटी को या इनइक्वालिटी को रिड्यूस करेंगे। इवन व्हेन ए कंट्री अचीव्स इकोनॉमिक ग्रोथ, we wealth we distribute in such a way that all citizens of the country will have a share and lead a better life। हम ये सोचते हैं कि जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ है तो वहाँ के जितने भी सिटीजन हैं उनकी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से जाएगी। क्या इकोनॉमिक ग्रोथ economic growth in democracies accompanied by increased inequalities among the people, or do democracy lead to a just distribution of goods and opportunities। यहाँ पे ये देखा गया है कि जहाँ पे डेमोक्रेसीज है वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ का वो इक्वल होता है, जस्टिसेबल होता है। डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी। डेमोक्रेसी जो है पॉलिटिकल इक्वलिटी जो वहाँ पे होती है वो इक्वल होती है। ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल वेट टू इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव। जितने भी हमारे 18+ सिटीजन हैं उन सबको ये इक्वल राइट है कि वो अपने लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं। हमारे सामने बेटा A61 अमेंडमेंट होता है 1989 के अंदर, तब से जितने भी 18+ हैं उनको क्या है वोटिंग राइट है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिकली वाली बिल्कुल इक्वल है, लेकिन इकोनॉमिक जो इक्वलिटी है या इनइक्वलिटी है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पुअर है वो और ज़्यादा नीचे लेवल तक जा रहा है और जो रिच है वो और ज़्यादा हाई लेवल तक जा रहा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो कम्प्लीटली इनइक्वालिटी को जो है ख़त्म नहीं कर पाती है। अब यहाँ पे देखो कैसे कम होगा ये, जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, अब तो इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हैं कि सिर्फ 2% ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और जो 50% है उनके पास बहुत कम है। तो पूरी दुनिया के अंदर ही यही इनइक्वालिटी है, कोई भी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है गुड्स एंड सर्विसेज का। नेक्स्ट वी विल डिस्कस एकोमोडेशन ऑफ द सोशल डाइवर्सिटी। हमारी इंडिया के अंदर क्या है बेटा, सोशल जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है। डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट रिलीजन केस, कास्ट, जेंडर, काफ़ी कुछ यहाँ पे क्या है ये एथनिक कल्चर है। तो किस तरीके से इन सब के अंदर जो एकोमोडेट कर पाती है डेमोक्रेसी अपने आप को, इसके पीछे 2 रीजन बताए गए हैं। जैसे श्रीलंका में हमने देखा था कि वहाँ पे जो सिन्हाला है तमिल के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है। ऐसे ही बेल्जियम के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से बेल्जियम वाले अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करके वहाँ पे डेमोक्रेसी क्रिएट करते हैं, लेकिन जो तमिल वाले ऐसा नहीं कर पाते, इसलिए वहाँ पे रिजल्ट कुछ और हो जाता है। तो हम देख सकते हैं 2 पॉइंट हमारे ऐसे हैं जब हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी के हमारे पास है क्या है आउटकम्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज़ नॉट सिंपल रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन। वो कहते हैं कि ये आपको ये समझना आपके लिए नेसेसरी है कि जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ मेजॉरिटी का ओपिनियन नहीं है। मेजॉरिटी वालों को क्या करने की ज़रूरत है, मेजॉरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी। वो माइनॉरिटी के साथ वर्क करे, और इसलिए जो मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी है वो कभी भी परमानेंट नहीं है। आज सपोज करो बीजेपी मेजॉरिटी में है तो मे बी नेक्स्ट टाइम कांग्रेस हमारे पास मेजॉरिटी में हो सकती है। तो वी कैन से दैट मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट। सेकेंड थिंग हमने इसमें देखा कि जो मेजॉरिटी है उसमें क्या होता है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी होता है बेटा एक वर्ड, और एक होता है मेजॉरिटी गवर्नमेंट। मेजॉरिटी कम्युनिटी के अंदर क्या आता है कि जो एक पर्टिकुलर रिलीजन के हैं या पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक ग्रुप है या पर्टिकुलर कोई रेस है, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो अपने लिए क्या है अपने सरकार बना सकते हैं। समझ रहे हो, एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट के अंदर ये सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं, इनको इक्वल राइट मिलता है कि ये अपने लिए क्या कर सकते हैं सरकार बना सकते हैं। और इस तरीके से अगर किसी भी डेमोक्रेसी तब तक डेमोक्रेसी रहती है जब तक वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है। अगर किसी को पर्टिकुलर उसके बर्थ की वजह से इस तरीके से अपने राइट्स को लेने से रोका जाता है तो ऐसे ग्रुप को दोबारा जो है पॉलिटिकल सिचुएशन को अकोमोडेट करने का राइट नहीं रहता। ठीक है, देन वी विल डिस्कस डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। देखते हैं बेटा कि कोई भी अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है
उसके अंदर जो पर्टिकुलर किसी सिटीजन की जो डिग्निटी और फ्रीडम होती है वो कहाँ तक सक्सेस होती है, कहाँ तक कोई भी इंडिविजुअल जो है अपनी फ्रीडम को लेके जा सकता है। जैसे कि आप इंडिया की बात करेंगे, इंडिया के अंदर हमारे यहाँ पे आर्टिकल हैं 14 to 35। उसमें किसके बारे में बात की गई है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है। उसका एक पार्ट है हमारा फ्रीडम। फ्रीडम जो हमारे एक फंडामेंटल राइट्स है, एवरी इंडिविजुअल्स हैज़ फ्रीडम। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको क्या मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए। ऐसे हमारे आर्टिकल 14 और 235 में लिखा हुआ है। अब उसकी डिग्निटी के बारे में हम बात करते हैं। लेट्स सी। Democracy stand much superior to any other form of government in promoting dignity and freedom of individuals। अब ध्यान से देखो बेटा, डेमोक्रेसी जो है सुपीरियर है एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, जो डिग्निटी एंड फ्रीडम को प्रमोट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल्स के लिए। उन जितने भी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं सबसे अच्छी है, सुपीरियर कौन है, डेमोक्रेसी है। एवरी इंडिविजुअल्स क्या चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है। कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि जो हमारी डेमोक्रेसी है उसका बेस क्या है, फ्रीडम है। और पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, सभी इस चीज़ को अलग अलग मानते हैं। जो सोसाइटी कई सालों से सबॉर्डिनेशन या डोमिनेशन है या किसी के अंडर में काम करती हैं, उनके लिए एकदम से ये मानना बहुत मुश्किल है कि सारे के सारे इंडिविजुअल्स क्या हैं, इक्वल हैं। आप वीमेन का एग्जाम्पल ले सकते हो। बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़ हैं, लेकिन फीमेल ने काफ़ी स्ट्रगल किया, अपने आप को एस्टेब्लिश किया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी डेमोक्रेसी है उसके अंदर फीमेल को क्या होना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि सालों से फीमेल को जो अच्छे तरीके से ट्रीट किया गया है, बट हम ये कह सकते हैं कि आज फीमेल इतनी अवेयर हैं, क्या चीज़ें उनके लिए एक्सेप्टेबल हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, वो ये चीज़ें समझ सकती हैं और इसके लिए स्ट्रगल कर सकती हैं। पहले तो फीमेल को ये पता ही नहीं था कि उनको जो ट्रीटमेंट मिला है क्या वो सही है, क्या वो गलत है। लेकिन आज वो जज कर सकती हैं इस चीज़ को कि क्या चीज़ें उनके लिए सही हैं और क्या चीज़ें उनके लिए गलत हैं। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अब हम देखेंगे बेटा, जो डेमोक्रेसी है उसका सक्सेस रेट क्या है। अब ध्यान से सुनना, सबसे लास्ट पॉइंट है, सबसे अच्छा पॉइंट है। जो सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर है डेमोक्रेसी की वो क्या है कि एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर। हर किसी के एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो जाते एक पर्टिकुलर टाइम के पास, लेकिन डेमोक्रेसी के जो एग्ज़ाम्स कभी ख़त्म नहीं होते। अगर ये वन टेस्ट जो है पास करता है तो दूसरा टेस्ट इसके सामने आ जाता है। पीपल्स को कुछ बेनिफिट डेमोक्रेसी देती है तो लोगों की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ जाती हैं। जब पीपल से डेमोक्रेसी के बारे में पूछा जाता है तो उनकी एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाती हैं, वो कंप्लेन करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं पीपल जो कंप्लेन कर रहे हैं वो सक्सेस ऑफ ए डेमोक्रेसी है, उसको टेस्टिमोनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी कह सकते हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि पीपल ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, अपने गवर्नमेंट को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, उनको एडवाइज कर सकते हैं। तो इसलिए जो पब्लिक एक्सप्रेशन है, जो डिससेटिस्फेक्शन है, वही एक्चुअल में क्या है बेटा, डेमोक्रेसी को सही तरीके से हमारे सामने लेके आते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, उनका ये मानना है कि उनके वोट की वजह से गवर्नमेंट पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे हम एक फिगर के थ्रू देख सकते हैं। देखो कितने साउथ एशिया वाले कहते हैं 65 कहते हैं कि हाँ हमारे वोट से इफेक्ट आता है। बांग्लादेश वाले भी, इंडिया वाले, ऑलमोस्ट काफ़ी कंट्रीज जैसे सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ दो, उनको ये मानना है कि हो सकता है हमारे वोट से इफेक्ट ना आए। तो इस तरीके से बेटा हमने ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से डिस्कस किया, आउटकम्स देखे। हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी बेस्ट नहीं है, लेकिन जो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उससे डेमोक्रेसी क्या है बेटा, बेस्ट है। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को रिवाइज करना अच्छे से। ओके।